कैसे बच्चों आप सभी लोग अच्छे हो ना। मैं कृष्ण कुमार चतुर्वेदी आज आप लोग को भूगोल पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 संसाधन में पढ़ाने वाला हूँ। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संसाधन होता क्या है। तो जैसे कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाता है। यानी बच्चों प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाते हैं वो संसाधन कहलाता है। जैसे कि मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपके पढ़ाने के लिए यूजफुल है कि नहीं यूजफुल है बोर्ड। अगर बोर्ड ना होता तो इतने अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा पाते नहीं पढ़ा पाते। तो ये बोर्ड क्या है? संसाधन है। इस मार्कर से मैंने लिखा, ये भी एक संसाधन है। जिस मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ये भी एक संसाधन है। अच्छा बच्चों, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरे में देखिए कि उसमें संसाधन क्या दिख रहे हैं। तो बच्चों प्रत्येक वस्तु जो आपके काम में है संसाधन। अगर गर्मी लग रही हो, पंखा चल रहा है, देखिए पंखा चल रहा है ना, घर में लाइट है, पंखा चल रहा है, तो अगर पंखा चल रहा है तो संसाधन है। घर में किचन में जाके देखिए, अगर मैगी खाना है तो काटरी चम्मच होगा, दाल निकालने के लिए कलछुल होगा, हर तरह की चीजों का इस्तेमाल करने के लिए तरह तरह के बर्तन होंगे। यानी कि जो बर्तन जिस आवश्यकता की पूरी कर दे वो संसाधन है। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन होता है, वो कपड़ा धोने की आवश्यकता को पूरी कर देता है। यानी कि प्रत्येक वस्तु, ये जो बटन मेरे शर्ट में लगा हुआ है इस शर्ट को बंद करता है तो ये भी संसाधन है। बटन भी संसाधन है, कपड़ा भी संसाधन है, ये मेरे तन को ढक रहा है, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। यानी बच्चों प्रत्येक वस्तु जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे वो संसाधन है। आप स्कूल आते हो, साइकिल से जाते हो, कोई वैन से जाता है, स्कूल वैन से जाता है, वो सारे परिवहन के साधन क्या है? वो संसाधन है। जैसे कि मैं जो भोजन खाता हूँ, जो पानी लेता हूँ, जो हवा लेता हूँ, वो सब क्या है? वो सारे संसाधन है। कुछ संसाधन बच्चों हमको प्रकृति से उपहार स्वरूप मिले हुए हैं, कुछ संसाधनों को मैंने खरीदा है और कुछ संसाधन मानव निर्मित है। यानी बच्चों संसाधन 3 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित और एक मानव संसाधन। मान लीजिए कोई ग्रह है, वहां पर सोने की खान है, लेकिन आपके पास वहां जाने के लिए कोई संसाधन नहीं है तो हमारे लिए संसाधन का काम नहीं करेगा, वो संसाधन नहीं है। मान लीजिए कोई मशीन है आपकी घर पे पड़ी हुई है और किसी समय उसका बहुत प्रयोग किया करते थे, लेकिन इस समय वो खराब पड़ी हुई है, आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो मशीन भी आपकी संसाधन नहीं है। लेकिन बेटा अगर आपने उस मशीन को ठीक करवा दिया और वो फिर से काम करना शुरू कर दे तो मशीन आपके लिए क्या हो जाएगी? वो संसाधन हो जाएगी। उसके बाद बच्चों आगे देखिए, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। किसका प्रयोग? संसाधनों का प्रयोग। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, मूल्य का अर्थ महत्व से है। वेरी इंपोर्टेंट बेटा, मूल्य का अर्थ महत्व से है। जितने भी संसाधन होते हैं ये मूल्यवान होते हैं, लेकिन इनका जो मूल्य का निर्धारण कैसे होगा? तो जितना इसका उपयोगिता बढ़ेगा उतने ही इसकी मूल्य की वैल्यू बढ़ेगी। मूल्य का मतलब बेटा महत्ता से है, इसका इंपोर्टेंस से है। जितना ज्यादा आप इसको यूज करोगे इतना ज्यादा संसाधन इंपोर्टेंट होता चला जाएगा। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो जमीन के अंदर जो खनिज पड़े हुए हैं उनका आर्थिक मूल्य है, सरकार उनका दोहन करती है, उनका खानों से खुदवा के उसको निकालती है और उसको बेचती है, बदले में पैसे मिलते हैं। और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हो देखने के लिए कोई सीन, चाहे आप टूर पे जाते हो घूमने के लिए, पिकनिक मनाने जाते हो, कितना खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? आपका मन प्रसन्न हो जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट बेटा है, बेटा ध्यान से समझिएगा। क्या है? बहुत मन लगा समझिएगा। समय और प्रौद्योगिकी। क्या बच्चा? समय और प्रौद्योगिकी। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर देते हैं। फिर से जोर से बोलिए, क्या क्या? समय और प्रौद्योगिकी। हाँ बेटा, तो समय और प्रौद्योगिकी दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। मान लीजिए आज से हजारों वर्ष पहले जमीन के अंदर पेड़ पौधों के अवशेष दब गए, जानवरों के अवशेष दब गए, फिर क्या हुआ? जमीन मिट्टी का चाहे मृदा का प्रेशर बढ़ता चला गया, तापमान अंदर बढ़ता चला गया, रासायनिक क्रिया हुई, परिणाम स्वरूप रिजल्ट स्वरूप क्या हुआ कि जो जानवरों का अवशेष था वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गया और जो पेड़ पौधों का अवशेष था वो कोयला में परिवर्तित हो गया। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये सारी क्रियाएं होने में हजारों वर्ष लगे। यानी कोई सामान या कोई वस्तु अगर संसाधन बनती है तो उसमें दो चीजें चाहिए, एक तो समय और एक तकनीकी। तो यानी कि कोयला बनने में और पेट्रोलियम बनने में समय लगा, हजारों समय लगा। क्या लगा? समय लगा। लेकिन वो संसाधन तब कहलाएगी जब उसका हम प्रयोग करें। अब प्रयोग कब करेंगे? जब कोई हम उस तकनीक से उसको जमीन से बाहर निकालें। किससे निकालें? कोई प्रौद्योगिकी हो।
अगर हम कोई ऐसी उन्नत तकनीक की खोज कर लें जिससे पेट्रोलियम को और कोयला को जमीन से बाहर हम खनिज पदार्थों को निकाल के प्रयोग कर लें, तो क्या संसाधन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। जैसे कोई हम तरीका, कोई तकनीक खोजें और जमीन से अंदर उन दोनों पेट्रोलियम और कोयला को जमीन से बाहर निकालें और उसका प्रयोग करें, तब वो क्या हो जाएगा बच्चों? संसाधन, क्योंकि उसका हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। बेटा प्रौद्योगिकी वाला सब समझना बहुत जरूरी है। क्या? किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी बच्चों, अगर आप नवीनतम ज्ञान, नवीनतम कौशल और नवीनतम तरीके से कोई काम करें तो काम क्या कहलाएगा? प्रौद्योगिकी कहलाएगा। मान लीजिए आप अपने घर में रोटी बनाते हैं, समय लगता है, लेकिन आप अपने ज्ञान के माध्यम से कुछ ऐसा तरीका खोज निकालें जिससे रोटी बनना आसान हो जाए, ज्यादा मात्रा में बन जाए, कम समय बन जाए, तो क्या कहलाएगा? वो प्रौद्योगिकी कहलाएगा। जैसे पहले लोग कपड़ा धुलते थे, बड़ा समय लगता था, लोगों ने दिमाग लगाया, तकनीक का प्रयोग किया और अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए वॉशिंग मशीन की खोज कर दी, कपड़ा धुलना आसान हो गया। बच्चों अब आपको हम बताने जाएंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों संसाधन कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा क्या है? मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा क्या है बच्चों? मानव संसाधन। एक बार जोर से बोलिए सब लोग मेरे साथ में। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा आप लोग बोलिए। हाँ, वेरी गुड, मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा देख के नहीं बताना है। हाँ, गुड गुड, बोलिए बोलिए। हाँ, मानव संसाधन। बच्चों जो प्राकृतिक संसाधन है ये क्या होता है? तो पढ़िए क्या होता है। वह संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमको मुफ्त में उपहार स्वरूप मिलता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे बच्चों ऐसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमको बिना पैसा चुकाए उपहार स्वरूप प्राप्त होते रहते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे मान लीजिए पानी है, हवा है, सूर्य का प्रकाश है ना, मृदा है। क्या आप इसके लिए पैसे चुकाते हैं? नहीं ना चुकाते भाई। अगर आपका जन्म सृष्टि में हुआ है तो आपको ऑटोमेटिक इसका प्रयोग करना ही करना है, और बिना किसी पैसा चुकाए, क्योंकि ये हमको प्रकृति देती है, उपहार स्वरूप देती है। और बच्चों जो प्राकृतिक संसाधन है इसको अध्ययन की दृष्टि से वैसे तो 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन चूंकि आप क्लास 8 में है तो ज्यादा डीप में जाके आपको हम सिर्फ भंडार के आधार पर बताएंगे कि प्राकृतिक संसाधनों को भंडार के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है। तो बच्चों भंडार के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा भाग है अनवीकरणीय संसाधन। तो बच्चों नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो ऐसा संसाधन जिसको एक बार हम खर्च कर लिए, उसका यूज कर लिए, दोहन कर लिए, है ना, तो उसका दोबारा उसका पुनः चक्र हो जाता है, यानी दोबारा बन जाता है। पढ़िए बड़ी बात है, क्या लिखा है? ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हों, जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य, जैसे सूर्य का प्रकाश है, पवन है, जल आदि है। बच्चों समझ में आया? मतलब जो नवीकरणीय संसाधन है ये इस हमारे पृथ्वी पे असीमित मात्रा में उपलब्ध है ना। इसका प्रयोग करते जाइए, दोबारा बनता जाएगा। जैसे आप लोग सूर्य का प्रकाश जितना भी मन यूज करते जाइए, और इन सूर्य के प्रकाश में कमी आती है, नहीं आती है ना, फिर हमको मिल जाता है। जितना भी हम लोग पानी का इस्तेमाल करते जाते हैं उतना पानी बन जाता है। लेकिन बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बाल्टी से आप पानी में नहा सकते हैं तो 5 बाल्टी नहा रहे हैं कि भाई पानी तो फिर 5 बाल्टी बन जाएगी। ऐसा नहीं है, अति नहीं करना चाहिए। आपकी जितनी जरूरतें हैं उतना इस्तेमाल करिए। अच्छा बच्चों अब आगे चलें। अब आपको बताते हैं अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं। जैसे मान लीजिए इस पृथ्वी पे कुछ ऐसे भी तो संसाधन होंगे जिनके भंडार सीमित होंगे। जैसे कि मान लीजिए हजारों वर्ष पहले कि पृथ्वी में जो पेड़ पौधे थे और जो जीव जंतु को उससे दब गए, हजारों साल रासायनिक क्रिया के बाद पेट्रोलियम बना, कोयला बना, तो हजारों साल लगे होंगे ना उसके बनने में। अब फिर इसके बनने में कितने साल लगेंगे? हजारों वर्ष लगेंगे, कितने लगेंगे? लगेंगे। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं जिनके बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, तुरंत नहीं बन पाता है, इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, यानी ये तुरंत नहीं बन सकता है। बच्चों ऐसे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं, एक बार समाप्त होने पर दोबारा बनने में हजारों साल लग जाएंगे। जैसे जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है आदि है। उसके बाद बच्चों हम अगला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है मानव संसाधन। ओके बच्चों,
बच्चों, मानव संसाधन बताने से पहले हम सबसे पहले आपको एक चीज छूट गया था, उसको हम पहले बता दें कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। जैसे बच्चों, मैंने अभी चर्चा की थी कि संसाधन 3 तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन पर चर्चा हो चुकी है। अब नंबर है मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। यानी कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। तो बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से जो संसाधन मनुष्य बनाता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मृदा है, मिट्टी है, उसका हम उस मृदा को, मिट्टी को हम लोग ईंट का भट्ठा, जहाँ ईंट का निर्माण होता है वहां लेकर जाएं, उस मिट्टी से हम ईंट का निर्माण करें। तो चूंकि परिभाषा संसाधन की क्या कहती है कि प्रत्येक वस्तु जो हमारे उपयोग में है संसाधन है। तो ईंट जो है हमारे उपयोग में आता है कि नहीं आता है, मकान बनाने में, भवन बनाने में आता है ना बच्चों। तो ईंट क्या है, ये संसाधन है। लेकिन कैसा संसाधन है? क्या प्रकृति ने हमको डायरेक्ट ईंट प्रदान की थी? नहीं न की थी, उन्होंने मिट्टी प्रदान की थी, रॉ मटेरियल दिया था। हमने, मनुष्य ने उसको बनाया ईंट को। तो ईंट क्या है, ईंटा क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। जैसे मान लीजिए कि कपास होता है, उसी कपास को बाद में कॉटन को हम लोग सूती वस्त्र बना देते हैं। तो कपास तो भाई प्रकृति ने हमको दिया है, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन उसकी सहायता से हमने सूती वस्त्र बनाया, तो वो क्या है, वो मानव निर्मित संसाधन है। पानी है, जल है, इसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको जो बर्फ बना दिया जाता है, फिर उसको हम लोग मार्केट में जाकर बेचना शुरू कर दें, बदले में पैसे लें। तो बर्फ क्या है, उसका हम यूज किसमें कर रहे हैं, बेचने में कर रहे हैं। तो मानव निर्मित संसाधन, क्योंकि हमने उसको बनाया है। ठीक है ना। तीसरा बेटा हम आगे बताना चाहेंगे आपको कि मानव संसाधन क्या होता है, जो तीसरा पार्ट है। तो पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए 3 चीजें बेटा, क्या, ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी कि जितने भी लोग हैं वो और अधिक संसाधन बनाएं। और अधिक संसाधन बनाने के लिए क्या चाहिए? तो बेटा ज्ञान चाहिए, कौशल चाहिए और प्रौद्योगिकी चाहिए। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, क्योंकि मनुष्य संसाधन बनाता है। तो मनुष्य भी क्या होगा, एक संसाधन होगा, तभी संसाधन बनाएगा। और संसाधन बनाने के लिए बेटा 3 चाहिए, ज्ञान चाहिए, कौशल चाहिए और प्रौद्योगिकी चाहिए। इसीलिए बेटा जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमेशा, गवर्नमेंट का हमारा प्रयास रहता है कि मतलब हम अपने देश के नागरिकों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करें, अच्छी टेक्निक प्रोवाइड करें। क्योंकि अच्छा ज्ञान होगा हमारे नागरिकों के पास, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा तकनीक होगी, तभी तो हम अच्छा मानव संसाधन बन के उभरेंगे। जैसे कि हमारे देश में मान लीजिए 130 करोड़ जनसंख्या है और एक जनसंख्या मजदूरी कर रही है, तो क्या ये मानव संसाधन है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन यही संसाधन कोई अच्छी तकनीक का प्रयोग करके कोई अच्छा दर्जी बन जाए, कोई अच्छा सैलून खोल ले, कोई अच्छे तकनीक का खाना बनाना शुरू कर दे, मतलब नए तरीके से, नई तकनीक का प्रयोग करके, तो क्या है, मानव संसाधन है। जैसे लोग को देखते हैं, लोग ड्राइवरी सीखते हैं और विदेश कमाने चले जाते हैं, है ना, जाते नहीं जाते हैं। तो क्या बन के जाते हैं, वो यहाँ से मानव संसाधन बन के जाते हैं। तो बच्चों, अगर जितने भी हमारे देश की जनसंख्या है, अगर वो अच्छा कौशल सीख ले, अच्छा ज्ञान सीख ले, अच्छा तकनीक सीख ले, तो क्या वो एक जनसंख्या रह जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो जनसंख्या नहीं कहलाएगी बच्चों, वो मानव संसाधन कहलाएगी, जिससे हमारे देश को बेनिफिट होगा, देश का आर्थिक विकास में वो लोग सहयोग करेंगे। बच्चों, अब आपको हम सतत पोषणीय विकास के बारे में बताना चाहेंगे, क्या होता है। तो पहले इसको पढ़ लिया जाए। भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर संसाधनों का दोहन करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि ऐसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की ताकत रखे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। बच्चों, सतत पोषणीय विकास समझने से पहले एक छोटी सी बात समझिए कि आज के कुछ समय पहले अर्थशास्त्रियों ने कहा कि विकास करने के लिए नए नए उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का होना बहुत जरूरी है। और इस चीजों को पूर्ति करने के लिए जो विकसित राष्ट्र थे, उन लोगों ने अंधाधुंध संसाधनों का दोहन किया, वनों की कटाई की, फैक्ट्रियों का पानी नदी में छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप बच्चों क्या निकला कि नदियों का पानी प्रदूषित हो गया, वायुमंडल प्रदूषित हो गया, लोगों को जिंदगी जीने में दिक्कत होने लगी। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, दिल्ली शहर हमारा, वहां पे कितना वायु प्रदूषण का स्तर है, लोगों को कितनी ज्यादा बीमारियां होती हैं वायु प्रदूषण वाली। तो फिर बाद में सम्मेलन हुआ, उसमें ये बात रखी गई कि नहीं, ये विकास का मॉडल वो गलत है, क्योंकि हम लोग कितना भी कार, कितनी फैक्ट्रियां, बिल्डिंग्स, कितने भी उद्योग धंधे बना लेंगे, लेकिन इस सृष्टि पर रहने वाला मनुष्य का अस्तित्व ही जब खतरे में आ जाएगा, तो ऐसा विकास किस काम का, किसके लिए विकास? तो हुआ कि विकास का नया मॉडल अपनाया जाए। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए नया मॉडल विकास का लाया गया, सतत पोषणीय विकास। यानी कि हम लोग संसाधनों का दोहन भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर करें, यानी कि संसाधनों का इस तरह दोहन करें कि हम भी उस संसाधनों का प्रयोग कर लें और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी संसाधन का भाग मिल जाए। ऐसे मान लीजिए हमको विकास करना है, तो हमको पेड़ की जरूरत है, तो हमने 2 पेड़ कटवा दिए,
तो ठीक है, हमने संसाधन में कटौती की, 2 पेड़ कटे, तो हमको 10 पेड़ और लगाना भी है, ताकि आने वाली पीढ़ी है उनको भी उस संसाधन का लाभ मिले। हम लोग पेट्रोलियम का उतना ही प्रयोग करें जितना की जो आवश्यकता हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि बच्चों आपको तो पता है कि पेट्रोलियम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और ये हजारों वर्षों में बनता है। हम लोग ये सोचे कि हम 40-50 साल में पेट्रोलियम बना लेंगे, तो इम्पॉसिबल है ना बच्चों, क्योंकि ये प्रकृति से ही बनता है और हजारों वर्ष लग जाते हैं। यानी भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हम जो भी संसाधन है उसका दोहन करेंगे, ताकि विकास भी हो और अगले पीढ़ी को भी उस संसाधन का पाठ मिल जाए। बच्चों एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राम और श्याम, दोनों साथ में नौकरी करने जाते हैं, दोनों की तनख्वाह बराबर है, दोनों को 20-20 हजार रुपये मंथली मिल रहे हैं। राम क्या करता है कि उस 20 हजार रुपये में 5 हजार रुपये उसके खर्चे होते हैं और 15 हजार रुपया वो उड़ा देता है। शराब पीता है, सिगरेट पीता है और भी गंदी आदतें उसकी हैं, जिसमें जुआ खेलता है, पैसे को उड़ाता रहता है, वो सेविंग नहीं करता है। उसी का जो श्याम है वो भी 20 हजार रुपये कमाता है और ये क्या करता है कि 5 हजार रुपये इसका भी खर्चा चल जाता है और ये 15 हजार रुपये मंथली बचा रहा है। अब क्या होगा, आने वाले समय में श्याम जो है हर साल 15 हजार रुपये बचा रहा है, अपनी पूंजी को बढ़ा रहा है, और जो राम है हर साल पैसा खत्म कर दे रहा है। बेटा सतत विकास ये कहता है कि संसाधनों का दोहन इस तरह करिए कि आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। वही कि यहाँ अप्लाई होगा। राम के बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, उसके पैसे ही नहीं है, तो क्या उसका बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर पाएगा? खुदा न करे राम की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो उसके पैसे नहीं दवा करने के लिए। अब वही श्याम, उसका बेटा बोला पापा मैं स्कूल में पढ़ूंगा, मैं यहाँ एडमिशन लूंगा। श्याम का बिल्कुल बेटा ले लो, और क्या होगा, श्याम के बच्चे का स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा। श्याम के घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे हॉस्पिटल में हो जाएगा, क्योंकि श्याम ने संसाधनों का दोहन भी किया और भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा। तो वही चीज सतत कुशलीय विकास कहता है कि हम उस संसाधनों का उस तरह दोहन करें कि हमारी भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और हमारी भावी भविष्य है, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी संसाधन का हिस्सा मिल जाए। यही सतत कुशलीय विकास है। तो बच्चों हमको लगता है कि अब मैं सब सारे डायमेंशन क्लियर कर चुका हूं और ये चैप्टर कंप्लीट है संसाधन। और बच्चों जो अगला चैप्टर हम 2 से 3 दिन में देंगे, क्योंकि क्लास 6-7 के बच्चों को भी वीडियो देना है। आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, जो भी प्रश्न में आपको तकलीफ हो मुझे कॉल करिए, मुझसे पूछिए, और बच्चों खूब मन लगा घर पे पढ़ाई करिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए। ठीक है, बाय बच्चों।